Hello students, let's see this question. The question says which one of the following statement is incorrect in relation to the ionization enthalpy. ठीक है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि आपका एक आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम है, इसकी वैलेंस शेल से जब आप लूजली हेल्ड एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो ये कॉरस्पेंडिंग कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, आप एक बार में एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, फिर से और निकाल सकते हो, ऐसे करके एक एक बार में एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो ना। अच्छा, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ये ट्रू है। देखो, आपने एक न्यूट्रल से मोनोवैलेंट कैटायन बनाया है तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, लेट्स से इट इज IP1 है। लेकिन अगर आप इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन फर्दर निकालना चाहते हो तो पॉजिटिव है जो मोनोवैलेंट कैटायन आपका बना है, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो डायावैलेंट कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, ऑलरेडी जो एक कैटायन है, ऑलरेडी जिस स्पीशी के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, आप उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ठीक है, डायावैलेंट कैटायन बना रहे हो। इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो ऑब्वियसली ज्यादा होगी। ठीक है, इट वुड बी वेरी हाई। देखो, एक सिंपल सा लॉजिक एक समझना कि एक इंसान है जो बहुत पैसे वाला है, बहुत ज्यादा पैसे वाला है, ठीक है, और एक इंसान है जो मार्जिन बेसिस पे खेलता है, मिडिल क्लास है, मार्जिन बेसिस पे खेलता है कि ये रोज जितना कमाया उतना खर्च किया। अब आप जाओगे किसी से दोनों से पैसे मांगने जाओगे तो जो जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, एक्स्ट्रा जिसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो उसके पास ज्यादा पैसा है, आप अगर उससे पैसा मांगोगे तो वो आपको इजीली दे देगा। बट आप उससे मांगोगे जो ऑलरेडी मार्जिन पे खेल रहा है, वो आपको इतनी इजीली पैसा नहीं देगा। वो आपसे बहुत पूछताछ करेगा कि क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, किस लिए चाहिए, कब लौटा दोगे। ठीक है, तो जब ऑलरेडी किसी के पास कंस्ट्रेन होता है किसी चीज का, तो उस इंसान से आपको वही चीज निकलवाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं। क्लियर? एम पॉजिटिव ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, आप उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो आपको उसमें बहुत एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती रहती है, राइट। सेकंड में कह रहे हैं द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सपीरियंस ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कोर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर मैं कह दूं कि अगर कोई एक ऐसा एटम है जिसका एक जिसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर चुका है, ठीक है। जैसे कि मान लो, जैसे कि अगर मैं ऐसे बोल दूं कि मैं नियॉन ले लूं, नियॉन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 10। एटॉमिक नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है। इसके सारे ऑर्बिटल्स क्या कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसकी सारी शेल्स भी कंप्लीटली फिल्ड है। अब ये 2p ऑर्बिटल है, इसमें से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगी तो मैं इसके कोर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब कर रही हूँ। तो इसको अगर मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ तो मेरे को बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसके इस कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करने के लिए। तो सबसे ज्यादा इंक्रीज आता है इस टाइम पर। ठीक है, सही बात है। थर्ड में कह रहे हैं एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज मार्क्ड बाय अ बिग जंप इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी। इट इज ट्रू कि आपका कोई एक सिस्टम है, जैसे कि आप कह दो कि आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 12 प्रोटॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 12 है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी आपकी, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2, ठीक है। अब देखो, इसकी जो वैलेंस शेल है 3s, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, s ऑर्बिटल है, ठीक है। ठीक है, तो मतलब और यहाँ तक क्या, ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, नियॉन की, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे मैग्नीशियम से, चलो निकल जाएगा, दूसरा निकालोगे फिर से निकल जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसने क्या किया, मैग्नीशियम क्या करेगा, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में। अब अगर आपने एक बार और इससे इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करी तो अब जो वैल्यू आएगी वो बहुत बड़ी आएगी। मैं एक हाइपोथेटिकल नंबर लेके चलती हूँ कि मान लीजिए इसकी फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल देखा तो वो आपका आया 50, ठीक है। इसका सेकंड देखा तो आया वो 65, ठीक है। बट अगर मैं इसका थर्ड आयनेशन पोटेंशियल देखूंगी तो वो आएगा करीब 550, ठीक है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि एकदम से इतना सडन जंप आया है, इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ तक
2 इलेक्ट्रॉन निकालने तक इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुके हैं। अब जो इतना सडन जंप आ रहा है, इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, इसके नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को डिस्टर्ब कर रहे हो। ठीक है। फोर्थ में कह रहे हैं, ये सारी मैंने हाइपोथेटिकल वैल्यूज ली थी, प्लीज उस चीज को ध्यान रखना। फोर्थ में कह रहे हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिटल्स बियरिंग लोअर एन वैल्यू इज इजियर देन फ्रॉम ऑर्बिटल हैविंग हायर एन वैल्यू। एन वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर बेसिकली क्या होता है? कंप्लीट एड्रेस होता है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का। सो एन वैल्यू रिप्रेजेंट करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि शेल, कौन सी शेल में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, एनर्जी लेवल। सो अगर किसी किसी इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करो जो लोअर एन वैल्यू में है, अब देखो यहाँ से मैग्नीशियम का एक एग्जांपल ले लो। अगर आपसे कोई कहे कि 3s में से इलेक्ट्रॉन निकाल दो और 2s में से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो 3s में तो n की वैल्यू 3 है, थर्ड शेल है, और 2s में n की वैल्यू क्या है आपकी? 2 है। ठीक है, सेकंड शेल है। तो आपके थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, जबकि 2s से निकालने में ज्यादा होगी, क्योंकि जितनी भी छोटी n वैल्यू होगी उसका मतलब वो जो शेल है वो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा करीब है, यानी कि क्लोज होने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होंगी। तो अगर वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस कितने क्लोज है, तो इलेक्ट्रॉन भी ऑब्वियसली न्यूक्लियस के बहुत क्लोज होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर ये उल्टा लिख दिया है कि आपकी लोअर एन वैल्यू होगी तो इजियर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हो देन फ्रॉम द ऑर्बिटल हैविंग द हायर एन वैल्यू। सो ये होती है यहाँ से फॉल्स स्टेटमेंट। सो हमें इनकरेक्ट इनकरेक्ट रिलेशन बताना था। तो इनकरेक्ट रिलेशन कितने हैं? फोर्थ ऑप्शन में, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। इसके आपको एक बार रेफरेंस लेना है तो आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पार्ट 1 ओपन करेंगे, इसके अंदर आप आयनाइजेशन पोटेंशियल को पढ़ेंगे एंड यू विल, ये आप कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे? पेज नंबर 87 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, राइट? आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।